अच्छा, कल हम लोग जो कर रहे थे केस टू, वो एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग का ही लास्ट बैच है। और लास्ट बैच तक पहुंचते पहुंचते बैटरी हो जाता है पूरा डाउन। थोड़ा सा कंफ्यूजन आने के बाद दिमाग शट डाउन हो जाता है एकदम। तो केस टू वाला देख लेते हैं, वो क्या था हमारा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ या मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट वाले केस में क्या होता है कि ए एन, एक बार जहां तक हम लोग नोट किए थे वो एक बार बता दीजिएगा मुझे, कि ए एन इज द, इसका कुछ सिंबल का नाम है मुझे नहीं पता। ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ए एन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट ऑफ ए एन प्लस वन होगा ये। अब हमारा जो ए एन कॉम्प्लीमेंट है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब हमारा जो ए एन कॉम्प्लीमेंट है वो हो गया मेरा क्या, ये हो गया हमारा एक्सपैंडिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट। वैसे श्रद्धा ने जो करके भेजा था, मैंने उसको ग्रुप में सेंड किया था, वो सही था। तो जो ए एन सीक्वेंस ऑफ, सॉरी, ए एन कॉम्प्लीमेंट जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ हमारा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, इज मोनोटोनिकली। जो लोग नोट किए हैं वो तो नोट किए ही हैं, मतलब जहां से छूटा है बस वही नोट करेंगे। इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देन केस वन के हिसाब से, देन केस वन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना। दैट इम्प्लाई, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी ए एन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। और ये वाला टर्म बाय डेफिनेशन हम लोग लिखे थे, चार डेफिनेशन उसी में था वो। कुछ अगर यहाँ पे नंबरिंग था तो बता दीजिए, उसको लिख देते हैं बाय समथिंग डेफिनेशन या फिर बाय इक्वेशन। ठीक है। सर इसका थोड़ा ऊपर का दिखाइए ना। ये कल वाला ही है, कल वाला ही है। कल वाला जो लास्ट हम लोग नहीं कर पा रहे थे ना, वही सर उसी को फिर से फिर लिख। बाई वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई एन। वन हो जाएगा सर। अच्छा, वन हो जाएगा ना। सर ये केस टू लिख रहे हैं सर आप? हाँ, केस टू है, सॉरी यहाँ पे वन लिख दिया मैंने। ये केस टू ही है, कल वाला ही है, कल वाला ही है। लेकिन अगर हम फिर लास्ट वाला पॉइंट से करें तो फिर मतलब कंफ्यूजन होगा, इसलिए शुरू से कर दे रहे हैं इसको। एंड दैट इम्प्लाई, स्टार्टिंग इसको वाला पार्ट भी नहीं मिल रहा है सर हमको। कैसे नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा अ, की पॉइंट लिख रहे हैं इसका हम। अच्छा ठीक है यहाँ सर, आप लिखिए। ये वाला पॉइंट तो मिल रहा होगा, ये वाला देखिए, बाई केस, सॉरी बाई केस वन, यहाँ पे तो। यस सर ये है। हाँ, बाई केस वन, और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई इक्वेशन नंबर वन, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल पाई एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, एंड दिस इज ए एन होल बार या फिर ए एन बार, दोनों सही है। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, वन माइनस बाई डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, वन माइनस लिमिट, वन पे लिमिट लगा के क्या ही कर सकते हैं हम लोग, एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। ये कैसे हुआ, तो बाई डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, बाई डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। अब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरे एक सिस्टम पे बार है, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कैपिटल पाई एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, एंड दिस इज ए एन, एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। वन वन बोथ साइड से तो ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। ठीक ना। बट हम लोग ये जानते हैं, बट हेयर लिमिट n टेंस टू infinity a n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं सिर्फ ए एन, ये कौन से इक्वेशन में था, ये कौन सी इक्वेशन में था जरा बता देंगे, बाई इक्वेशन, डेफिनेशन वाला में होगा शायद ये डेफिनेशन वाला में था ना, जब हम लोग यस। चार डेफिनेशन लिख रहे थे। तो बाई डेफिनेशन कर लेते हैं इसको, क्योंकि फिर बाद में, क्योंकि जो कंफ्यूजन आ जाता है ना जिस क्वेश्चन में, वो बड़ा दिक्कत करता है फिर। बाय द डेफिनेशन, नंबर क्या था वो, 1 2 3 5। 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसके जगह पे क्या, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an की जगह पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यही प्रूफ करना था कि प्रोबेबिलिटी और लिमिट जो होगा वो आपस में इंटरचेंजेबल होगा। ठीक, नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग। यस सर। हो गया, चलिए। तो ये बाय डेफिनेशन टाइप को एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए। हाँ। कल वाला डेफिनेशन देखे थे, कल वाला डेफिनेशन में क्या था, देखिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट है तो क्या होगा, A1 होगा ये A2 होगा, फिर ये A3 होगा, फिर A4 होगा, फिर डैश 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 एन। अब अगर सिर्फ एन लेते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी ना के एन सोच लीजिए आप, है ना। तो अगर ये A1 है, और ये A2 है, और ये A3 है, ठीक है ना, और A4 है, और सिर्फ A5 तक ही लेते हैं, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, तो सिर्फ 5 तक ही सोच लेना है ना, जस्ट उसके बाद तो ये कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा सर A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 और इंटू A5, हाँ कि ना, यस। अच्छा, A1 इंटरसेक्शन A2 से क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा A2, A2 इंटरसेक्शन A3 से क्या मिलेगा A3, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा A5, है ना, A5 भी मिलेगा ना। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से लेके n इज इक्वल टू, मतलब ये क्या मिलेगा A5 मिला ना मुझे, तो n तक अगर इसको एक्सपेंड करे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करे, तो an मिल जाएगा। और इन्फिनिटी, n को टेंस टू इन्फिनिटी तक लेके चले जाए, तो वही चीज हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू A5 मिला ना मुझे। समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ सर, होती है। तो ये वाला चीज A5 की इक्वल हो गया। अब n तक नहीं, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 5 तक लिए, n टेंस टू इन्फिनिटी तक ले सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं अब। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है हमारा ये, कि अ पर्सन, हर दिन सोचते हैं कि आज इसको खत्म कर देंगे, फिर नया क्वेश्चन सामने दिख जाता है, सोचते नहीं इसको भी करा देते हैं। अ पर्सन टेक्स 4 टेस्ट इन, सर अभी स्टार्ट किया क्या? नहीं कल वाला जो केस था उस केस को एक्सप्लेन किए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, सर एक बार और बता देंगे? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, मतलब आसान है, मतलब वो कल थोड़ा सा ये था इसलिए नहीं कर पाए थे। और वैसे भी मतलब रिकॉर्डिंग तो अभी हम जस्ट थोड़ा देर बाद 10 मिनट बाद ही अपलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर, हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज हम 15 मिनट 10 मिनट में बताए हैं वो चीज फिर 2 मिनट में बताएंगे तो वो वाला फील तो नहीं आएगा। अ पर्सन टेक्स 4 टेस्ट इन सक्सेशन, और नहीं समझ में आएगा फिर कल क्लास तो है 3 बजे से, देखते हैं अगर सब लोग राजी होते हैं तो फिर कल 3 बजे से क्लास कर लेते हैं हम लोग। द प्रोबेबिलिटी of his passing, the probability of his passing the first test is P. First test is P. That of his passing H success, succeeding, succeeding का स्पेलिंग क्या होगा, SUSSEDING, succeeding, succeeding, ठीक है। टेस्ट इसका मतलब समझ देंगे,
इज P और P/2 according as he passes or fails the preceding one. Preceding PRECE preceding one. He qualifies क्यों भाई? सी क्वालिफाइज भी तो होगा, बट हम लोग इधर ही लिए हैं तो ही के ही चल रहे हैं. He qualifies provided the he qualifies provided एक सेकेंड हो जाएगा. He qualifies provided he passes at least 3 tests. मतलब व्हाट इज द चांस, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. व्हाट इज द चांस ऑफ हिज क्वालिफाइंग हो गया सर। चलिए क्वेश्चन समझते हैं. क्या बोला कि एक पर्सन 4 टेस्ट देता है, कोई है जो 4 टेस्ट देता है एक एक करके. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज P. वो पहला टेस्ट पास करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी P है, सिर्फ ये दिया हुआ है. दैट ऑफ इज पासिंग इट सक्सीडिंग टेस्ट, इसके बाद वाला टेस्ट, 1 के बाद वाला, 2 3 4th वाला टेस्ट इज P और P/2 अकॉर्डिंग एज passes और फेल्स एट द प्रीसीडिंग वन. समझना है ध्यान से बड़ी. सर इससे पहले क्या करवाए हैं? इससे पहले करवाए थे कल वाला जो डाउट हम लोग का रह गया था, ये इसको कराए हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका रिकॉर्डिंग 10-15 मिनट बाद हम अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा. इसको ज्यादा नहीं छूटा होगा, 10-15 मिनट का छूटा है. इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. क्या बोल रहा है कि एक 4 टेस्ट है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4. तो पहले टेस्ट में पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P है ना. और इसके बाद वाले टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी, इसके बाद वाला टेस्ट में मतलब 2 3 4 5 6 जो भी इसके बाद वाला टेस्ट है, इसमें पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पिछला वाला टेस्ट आपने पास किया है या फेल किया है, उस हिसाब से. अगर पिछला वाला टेस्ट आपने पास किया है तो आपकी पास करने की प्रोबेबिलिटी मतलब अगले वाले टेस्ट में P है. और पिछला वाला टेस्ट अगर आपने फेल किया है तो अगला वाला टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी P/2 है. समझते हैं? जस्ट ये अभी ये समझेंगे कि ये पिछला वाला टेस्ट है और जस्ट उसके आगे वाला टेस्ट है ये. अगर ये टेस्ट आप पास करते हैं तो आपको ये अगला टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी P/2. अगर ये पास कर रहे हैं तो पहला टेस्ट मतलब पिछला टेस्ट. अगर पिछला टेस्ट, ओ सॉरी P है ना, इधर तो P लिखा है, माफ करेंगे, ये P है. अगर पिछला टेस्ट फेल करते हैं, अगर पिछला टेस्ट आप फेल होते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है आपका P/2. क्लियर? यहां तक क्लियर है? बोला कि ही क्वालिफाइज प्रोवाइडेड ही पासेस एट लीस्ट 3 टेस्ट. टेस्ट 1 2 3 4 टेस्ट देना है, 4 टेस्ट देना है. बोला है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 3 टेस्ट में पास करना पड़ेगा. इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम
कम से कम 3 टेस्ट में पास करना पड़ेगा, कम से कम 3 टेस्ट में पास करना पड़ेगा। तो या तो पहले वाला टेस्ट में पास कर जाए और इतना खुश हो जाए कि वो दूसरा वाला टेस्ट में फेल कर जाए, कोई बात नहीं, फिर उसको दुख हुआ तो तीसरा वाला में पास करे, फिर चौथे वाले में पास करे, तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो वो क्या माना जाएगा? क्वालिफाई माना जाएगा। पहली बार ही आता है टेस्ट देने, सोचता है हल्के में लेता है, पहले वाले में फेल हो जाता है, फिर सीरियसनेस आती है उसके अंदर तो दूसरा पास करता है, तीसरा पास करता है, चौथा भी पास करता है, तो भी क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला में पास कर जाए, दूसरे वाला में पास कर जाए, तीसरे वाला में पास कर जाए, और सोच रहा है कि अब तो क्वालिफाई कर ही गए हैं, चौथे वाले में फेल कर जाए, तब भी क्वालिफाई माना जाएगा। हो सकता है कि बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है, पहले में भी पास किया, सेकंड में भी पास किया, थर्ड में भी पास किया, फोर्थ में भी पास किया, तब भी क्वालिफाई माना जाए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ही क्वालिफाइज प्रोवाइडेड एटलीस्ट 3 टेस्ट, कम से कम 3 टेस्ट में उसको पास करना है। अगर वो 3 टेस्ट में पास कर जाता है तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ क्वालिफाइंग, तो क्या चांस है क्वालिफाइंग का, समझते हैं। थोड़ा सा आराम से लिखेंगे, फिर एक एक चीज को बड़ी ध्यान से लिखेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। मान लेते हैं कि A1 पहले टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी है, लिखेंगे नहीं अभी, अभी सिर्फ हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। और A2 ये आपका सेकंड टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी है, और A3 ये थर्ड टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी, और A4 ये फोर्थ टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरा रिक्वायर्ड इवेंट क्या होगा? हमसे बोल रहा है कि वो एटलीस्ट 3 टेस्ट में पास करना चाहिए। कितना से? एटलीस्ट 3 टेस्ट में। तो वो या तो A1 में पास करे, और A2 में पास करे, और A3 में पास करे, और A4 में पास करे, और हिंदी वाला और की बात करें तो ये क्वालिफाई है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले में पास कर गया, पहले में पास कर गया, दूसरे में भी पास कर गया, तीसरे में भी पास कर गया, चौथे में जाके फेल कर गया, तो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पास करने का प्रोबेबिलिटी अगर A4 है तो फेल करने का प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि वो पहले में पास किया, दूसरे में पास किया, और तीसरे में फेल कर गया, और फिर चौथे में पास करके क्वालिफाई हो गया। ऐसा भी हो सकता है सर कि पहले में पास किया, दूसरे में फेल कर गया, फिर तीसरे में पास किया, और चौथे में पास किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में ही फेल हो गया, दूसरे में फिर पास किया, तीसरे में पास किया, और चौथे में पास किया, फिर भी क्वालिफाई है। और कुछ रिक्वायर्ड इवेंट बन सकते हैं क्या? जरा देखिए आप लोग ध्यान से। नो सर। नहीं। ना सर। अब हमें देखना है इसकी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखना है तो या तो ये कॉम्बिनेशन से पास कर जाए, यानी कि A1 A2 A3 A4 ये कॉम्बिनेशन लेके पास कर जाए, या A1 A2 A3 A4 का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्बिनेशन लेके पास कर जाए, या A1 A2 A3 कॉम्प्लीमेंट A4 ये कॉम्बिनेशन लेके पास कर जाए। एंड ऐसे जो भी है यहाँ पे प्लस 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 ऐसे करके दे दे। ठीक, यही तो फाइंड करना है ना मुझे, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं आप लोग? क्वेश्चन क्लियर हो पाया? सर पी और पी अपन टू वाला लाइन एक बार बताइए। कौन सा वाला लाइन बताइए? सर वो पी और पी अपन। P और P/2 बहुत सिंपल सा है कि अगर सेमेस्टर में सोचते हैं कि अगर कोई मिस्टर एक्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पास करता है ना, तो सेकंड सेमेस्टर में पास करेगा। जैसे आप खुद देखिए ना कि अगर कोई लड़का है वो फर्स्ट सेमेस्टर में 90% लेके आया है, तो आप बोलेंगे ना अरे ये तो गारंटेड है कि वो सेकंड सेम में भी मतलब अच्छा पास तो कर ही जाएगा, है ना? है ना? फर्स्ट सेम में अगर 90% लेके आए तो सेकंड सेम में मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, 100% श्योर नहीं बोल रहे सर। हाँ ये तो श्योर है कि मतलब हाँ इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये सेकंड सेम में पास कर जाएगा। अगर कोई फर्स्ट सेम में ही 10% लेके नंबर आया है तो क्या लगता है प्रोबेबिलिटी? अरे ये तो सेकंड सेम में मतलब पक्का ये फिर से फेल करेगा। ये प्रोबेबिलिटी है, श्योर नहीं है ना? इसको श्योर नहीं मानना है। वैसे इधर है कि अगर पिछला वाला टेस्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर अगर वो पास किया है तो उसको सेकंड वाला टेस्ट मतलब A2 पास करने का प्रोबेबिलिटी P है। लेकिन अगर पिछला वाला फेल किया है तो प्रोबेबिलिटी P/2 है। ये तो जनरल है, ऐसा सोचते भी हैं हम लोग, है कि नहीं? सर एक और बार बताइए, फिल करने करे तो पी बाई टू। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर समझिए और सेकंड सेमेस्टर समझिए, फर्स्ट टेस्ट और ये सेकंड टेस्ट। अगर इसमें पास करता है ना तो अगले वाले में पास करने का प्रोबेबिलिटी P/2 है।
सॉरी पी है, और अगर फर्स्ट से में फेल करता है तो इसमें पास करने की प्रोबेबिलिटी p/2। ये पास करने की प्रोबेबिलिटी, पास करने की। पिछले वाले में पास करेगा तो पास करने की प्रोबेबिलिटी तो हाई रहेगा ही, और पिछले वाले में फेल करेगा तो प्रोबेबिलिटी तो कम हो गया ना, आधा हो गया प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट। वही तो बात लिखा है वेरी सिंपल से में, कि बोल रहा है कि फर्स्ट टेस्ट, क्या बोल रहा है यहाँ पे फिर से देखिए एक बार, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग फर्स्ट टेस्ट दैट ऑफ हिज पासिंग इच सक्सीडिंग टेस्ट, अगले वाला टेस्ट, इज p और p/2 अकॉर्डिंग एज द पास और फेल द प्रीसीडिंग वन। अगले वाले टेस्ट में पास करने का प्रोबेबिलिटी p और p/2 है, पास करने का प्रोबेबिलिटी p और p/2 है, अकॉर्डिंग कि पिछले वाले टेस्ट में वो पास किया है या फेल किया है। अगर पास किया है तो अगले वाले टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी p, अगर वो फेल किया है तो पास करने की प्रोबेबिलिटी p/2। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए तो इसको आराम से अब लिखते हैं, समझ गए क्वेश्चन हम लोग। लेट AI denote the event passing the ith test, ith टेस्ट, मतलब A1 वाला तो A1 टेस्ट, A2 रखे तो A2 टेस्ट, I इज इक्वल टू 1 2 3 4। द पर्सन qualifies if any one of the following म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये कैसे बोल सकते हैं सर आप? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैपेंस, A1 A2 A3 A4 सब में पास कर गया, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। A1 A2 A3 थोड़ा सा बिगड़ने लगा, लास्ट सेम में जाके फेल कर गया वो। A1 A2 A3 यही बिगड़ गया, 2 सेमेस्टर अच्छा नंबर लेके थर्ड सेमेस्टर फेल, मतलब बिगड़ गया। A1 A2 है ना, फर्स्ट सेम में खूब अच्छे से पढ़ाई किया, फिर पड़ गया किसी के चक्कर में। A1 A2 A3 A4 आते आते ही फेल कर गया, और फिर मोटिवेशन में उठा, और फिर धराधर धराधर 1 2 3 4 पास कर गया। कौन बताएंगे कि ये टीयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहे हैं ये? हाँ सर हो रहा है सर। कैसे? एक रीजन बताना है छोटा सा बस। सर वो जो A4 और A4 कॉम्प्लीमेंट है तो जिसके साथ मिलेंगे एक A4 कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बढ़िया, कॉम्प्लीमेंट तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 A4 प्लस A1 A2 A3 A4 का कॉम्प्लीमेंट, प्लस नीचे लिख देते हैं, 5 हो जाएगा इधर, आप लोग ऐसा सीधा ही लिखिएगा। A1 A2 A3 का कॉम्प्लीमेंट A4, A1 A2 का कॉम्प्लीमेंट और A3 और A4, और A1 कॉम्प्लीमेंट A2 और A3 और A4 का कॉम्प्लीमेंट। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सर ऐसे लिख लीजिए, कैसे लिख लीजिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 A4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 A4 का कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 कॉम्प्लीमेंट A4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 कॉम्प्लीमेंट A3 और A4, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट A2 और A3 और A4, और नहीं एंड वाला। और आई होप कि ये सब लोग जानते हैं कि सर इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है सर इसको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन A1 ऑलरेडी हैपन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कंडीशन A1 A2 हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ 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 A3 होगा यहाँ पे, A4 कंडीशन A1 A2 A3 हैपन। इसको अब हम प्लस करके नीचे की तरफ से लिख रहे हैं ना,
नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। अब इसको लिखने हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 multiplied by probability of A2 condition that A1 multiplied by probability of A3 condition that A1 A2 into probability of A4 complement condition that probability A1 A2 A3 done plus probability of A1 probability of A2 condition probab A1 probability of A3 एक मिनट कॉम्प्लीमेंट है ना, हाँ ठीक है, A3 कॉम्प्लीमेंट A1 A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 कंडीशन, हम सही लिख रहे हैं ना? एक बार आप लोग हमें कंफर्म करिए कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। सही है सर। सही है ना? A4 दिस इज A1 A2 A3 कॉम्प्लीमेंट है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट कंडीशन A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कंडीशन A1 A2 कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 कंडीशन A1 A2 कॉम्प्लीमेंट और A3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी, कुछ देखिए गड़बड़ होगा तो जरूर आप लोग थोड़ा सा सही करा देंगे, A1 कॉम्प्लीमेंट A2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 कंडीशन A1 कॉम्प्लीमेंट A2 एंड A3। बस अब बड़े ध्यान से लिखना है इसको, एक एक प्रोबेबिलिटी को। पहले आराम से आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे की तरफ बात करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर एक बार ये समझाइए ना सर। एक बार इसको समझा दिया जाए। मल्टीप्लीकेशन, जनरल मल्टीप्लीकेशन रूल जो देखे थे ना हम लोग कंडीशनल वाले के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, ठीक ना। इसी को एक और तरीके से लिखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए के हिसाब से मेरा आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसको हम लोग इसी को याद रखे थे। ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। और सिमिलरली मैंने A1 मल्टीप्लीकेशन रूल निकालिए, नोट्स में होगा जो जनरल मल्टीप्लीकेशन रूल होगा, तो वहीं से ये A1 A2 A3 A4 इसको भी लिखे हम लोग स्पेशल अलग की तरफ से। देखिए सेम सेम यही लिखे हुए हम लोग। एक बार निकालिए मल्टीप्लीकेशन रूल जो था हमारा, मल्टीप्लीकेशन रूल में A1 A2 पहले ए बी पे निकाले थे, फिर A1 A2 A3 A4 पे निकाले थे, फिर AN के लिए जनरल रूल लिखे थे। एक बार देख लीजिए तो फिर और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही था बेसिस का। और देख के मुझे कंफर्म करिएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सिर्फ फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन रूल के हिसाब से एक्सपेंड करके लिखे हुए हैं और कुछ नहीं किए। अगर ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी बन रहा है तो इसका एक्सपेंशन ये है, इस सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन हमारा ये वाला है, इस थर्ड टर्म का एक्सपेंशन हमारा ये वाला है, फोर्थ टर्म का ये वाला और फिफ्थ टर्म का है। क्लियर हुआ नहीं हुआ पहले बताइएगा मुझे सारे लोग। यस सर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 फर्स्ट टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P। फर्स्ट टेस्ट में पास करता है ना, A1 मतलब फर्स्ट टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड टेस्ट में पास करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P होगा। फर्स्ट सेकंड टेस्ट में पास करने का, तो थर्ड टेस्ट में पास करने का प्रोबेबिलिटी भी P है, थर्ड फोर्थ में भी सब में P है। प्लस बड़ी आराम से रखना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। देखिए फर्स्ट टेस्ट में पास कर रहा है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टेस्ट में पास करने की P। सेकेंड टेस्ट में पास कर रहा है, कंडीशन दैट कि फर्स्ट टेस्ट में पास कर चुका है, BP। थर्ड टेस्ट में पास करने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन दैट सेकेंड टेस्ट में पास किया है, दिस इज P, ध्यान रहे। फोर्थ टेस्ट में क्या है, ये फेल करता है ना, A4 मतलब पास करने का फोर्थ टेस्ट में, तो फोर्थ टेस्ट में फेल करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो फोर्थ P/2। P/2 सर नहीं, 1 - P। 1 - P हो जाएगा ना। P/2 क्या था कि पिछले में मतलब A3 में अगर फेल किया होता तो A4 में पास करने का प्रोबेबिलिटी होता P/2,
ध्यान से अभी इसको क्लियर करते हैं, फिर क्लियर करते हैं। देखिए A1 A2 A3, ये जो इवेंट है हमारा A1 A2 A3 A4, इसके पास करने का प्रोबेबिलिटी जो है A1 का है P। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि A1 का P है, तो सेकंड में पास करने का, अगर पिछला वाला पास किया है तो P ही है। अब यहाँ पे क्या है, A1 A2 A3, पिछला वाला फेल थोड़ी किया है, पिछला वाला फेल करेगा तब अगले वाले में पास करने का प्रोबेबिलिटी, ये तो फेल करने का प्रोबेबिलिटी है ना, A4 कंप्लीमेंट। समझ रहे हैं ना? दिस इज 1 - P। नहीं समझ में आएगा बताएंगे। प्लस, अब ये था, समझिएगा, A1 पास करने का प्रोबेबिलिटी P, A2 A2 में पास करने का कंडीशन दैट कि A1 में पास किया है BP। अब देखिए यहाँ पे A3 में फेल करने का कंडीशन दैट पिछले वाले में पास किया है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, पिछले वाले में पास किया है तो अगले वाले में पास का प्रोबेबिलिटी हमें जानना है, मतलब P/2 है, ये तो फेल का है, तो फेल का 1 - P। अब ये बात देखिएगा ध्यान से, A4 में पास करने का कंडीशन सर की व्हाट A3 में ये अपन क्यों होगा ना ये वाला? कौन सा वाला, ये वाला, नहीं नहीं सर, A4 वाला। इसके बाद वाला, ये वाला, हाँ। हाँ ये वाला P/2 होगा। दिस इज P/2। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाँ सर, क्लियर है। ठीक, अगला वाला देखते हैं, थर्ड टर्म। प्लस प्रोबेबिलिटी A1 मतलब फर्स्ट टेस्ट में पास करने का P, और सेकंड टेस्ट में फेल करने का, पिछला वाला में पास किया है कि फेल किया है, इससे फेल करने का प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज 1 - P। अब यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा A3 थर्ड टेस्ट में पास करने का प्रोबेबिलिटी, क्या, पीछे वाला देखना पड़ेगा, पीछे वाला में क्या है, अच्छा पिछले वाले में फेल किया है, मतलब P/2। फोर्थ टेस्ट में पास करने का, ये सेकंड टेस्ट में फेल किया, थर्ड टेस्ट में देखना पड़ेगा, वो पास किया तो P। बुझ रहे हैं ना आप लोग? प्लस फर्स्ट वाले टेस्ट में फेल करने का प्रोबेबिलिटी, सर लास्ट वाले में P/2 कैसे आया सर? ये वाला, यस सर। देखिए ना A3 में क्या बोला, A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब कि थर्ड वाले टेस्ट में पास करने का प्रोबेबिलिटी। तो पास करने का प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे पिछला टेस्ट देखना पड़ेगा, तो पिछला टेस्ट में क्या है, A2 फेल कर रहा है, तो फेल कर रहा है तो P/2। समझे? A2 में पास करने का, पिछला वाला पास किया है कि फेल किया है देखना पड़ेगा, जब भी पास का प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो पिछला टेस्ट चेक करेंगे कि वो पास किया है कि फेल किया है, पिछला वाला फेल किया है तो P/2। A3 में पास करने का, A2 में पास किया है P, A4 में पास करने का पास किया है P। डन ना? सिंप्लीफाई करें ना? P⁴, 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 एक काम करते हैं, P³ को बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा इधर, P एंड प्लस 1 - P एंड प्लस 1 - P/2 प्लस 1 - P/2 और प्लस 1 - P/2, क्या कितना हो गया, 1 2 3, 3/2 और +1 तो 1.5 और 1 5/2, तो P³ P प्लस 5/2 1 - P। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अगर 1/2 को बाहर कर ले तो P³ अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2P, और ये +5 और -5P हो जाएगा ये। क्या सही चल रहा है ना? ये जगह बच बच कम हो गया ना, तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इधर, कैलकुलेशन खुद कर लिए आप लोग, है ना? ये हो जाएगा P³ अपॉन 2, और ये 5 हो जाएगा और -3P हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसके क्वालिफाइज होने की। हम्म।
सर हो गया। हो गया, सब लोग नोट कर लिए ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। ऑन सर एन, एक बार उठाइए सर, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है पिछला वाला, जब भी हम देखेंगे कि सामने वाला मतलब अभी करंट वाला टेस्ट में पास किया है कि नहीं, सिर्फ पास करने का प्रोबेबिलिटी ही डिपेंड करेगा, फेल करने का प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगा। पास करने का प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा कि पिछले वाले में पास किया है कि फेल किया है। अगर पिछले वाला पास किया है तो पी, और पिछले वाला फेल किया है तो P/2। पास करने का, फेल करने का नहीं। जैसे इसमें A4 में, बोले A4 में फेल करने का प्रोबेबिलिटी पिछले वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वो। A4 में फेल करने का तो A4 में पास करने का P, तो फेल करने का -1 P, है ना? चलिए, हो गया। हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। ऑन एन अटेम्प्ट टू लैंड एन अनमैन्ड, ऑन MANNED, रॉकेट ऑन द मून, द probability of a landing successful landing is 0.4. The probability that monitoring system will give the correct information concerning landing is 0.9 in either case, full stop. A shot is made and a successful landing is indicated. Landing is indicated by the monitoring system. By the monitoring system. What is the probability? कॉलेज में आप लोग का ये क्लास शुरू हो गया 5th का। व्हाट इज द, सर 15 तारीख से स्टार्ट हो गया। 15 अक्टूबर, सितंबर। हाँ सर, सितंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल लैंडिंग? सक्सेसफुल लैंडिंग। ये सब इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इमेजिन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मजा आएगा। नोट करके हमें बताइएगा आप लोग। हो गया सर। हो गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला कि ऑन एन अटेम्प्ट टू लैंड एन अनमैन्ड रॉकेट टू द मून, ऑन द मून, मतलब कुछ अनमैन्ड मतलब बिना आदमी वाला एक रॉकेट है जिसको लॉन्च करना है मून पे। जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में सोच लेते हैं, उसको लॉन्च करना है रॉकेट को मून पे। क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल लैंडिंग इज 0.4। सक्सेसफुल लैंडिंग मून पे हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। आगे क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट मॉनिटरिंग सिस्टम विल गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि लैंड किया तो लैंड करने का इंफॉर्मेशन, और लैंड नहीं किया
तो नहीं करने का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि चांद पे तो जाके देख नहीं रहे हैं दूरबीन लगा के कि मेरा रॉकेट लॉन्च किया नहीं किया। हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है, वो लॉन्च कर जाता है तो मॉनिटरिंग सिस्टम बता देता है कि हाँ लॉन्च कर गया। तो ये बोल रहा है कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमें बता रहा है लॉन्च करने का, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो मेरा कंप्यूटर है, वो सही इंफॉर्मेशन देने का इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग लैंडिंग इज 0.9 इन आइदर केस। लैंड कर रहा है तो भी और नहीं कर रहा है तो भी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा वो 90% सही बता रहा है। 10% हो सकता है गलत हो, मतलब लैंड किया हो और मॉनिटरिंग सिस्टम बता दे कि नहीं किया है, लैंड नहीं किया हो फिर भी बता दे कि लैंड किया है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर। एक बार और ये वाला लाइन एक बार बताइए। फिर से बोलते हैं इस बात को। देखिए, हम यहां से एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं। रॉकेट लॉन्च होने का प्रोबेबिलिटी कितना है कि मतलब सक्सेसफुल लैंड हो जाएगा, चांद पे पहुंच जाएगा, ये 0.4 है, ये तो बात पता ही। लेकिन जो रॉकेट है वो चांद पे चला गया, रॉकेट है चांद पे चला गया, तो हमें कैसे मालूम चलेगा? तो हमारा कंप्यूटर यहाँ पे जो सिस्टम सारा बैठा है वो बताएगा मुझे कि हाँ लैंड कर गया, हाँ लैंड नहीं किया। ये हमारा सिस्टम बता रहा है, हम नीचे बैठे हुए हैं घर पे, घर में बैठ के और देख पा रहे हैं कि मेरा रॉकेट लॉन्च किया है कि नहीं किया है। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर से ये 100% सही नहीं बता रहा है, ये 90% ही सही बता रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0.9 है। यानी कि लैंड किया हो, लेकिन हो सकता है कि ये बता दे कि लैंड नहीं किया हो, क्योंकि 10% चांस है कि वो गलत बता सकता है। करेक्ट इंफॉर्मेशन देने का जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है। ठीक? समझ पाए या नहीं समझ पाए? फिर से सर बताओ। इसमें इन आइदर केस क्या बोलना चाहते हैं? आइदर केस बोलना ये चाहता है कि वो सक्सेसफुल लैंड हो गया, सक्सेसफुल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसा ले लेते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम, जस्ट एक सेकेंड, इसको कंडीशन वाला में लेना पड़ेगा तो और बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे। जस्ट एक सेकेंड, मैथमेटिकली इसको हम ये कर लेते, कहाँ गया ये? सपोज करते हैं कि एक्स जो है ना, जो इवेंट है वो सक्सेसफुल लैंडिंग का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है। ठीक? और हम मान लेते हैं कि A1 जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर हाँ, समझ लेते हैं एक बार सर फिर बोल आते रहे हैं, हैं कि एक हाँ हाँ सेकंड समझ बोलिए। लेते हैं। और A1 जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या? मॉनिटरिंग सिस्टम सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। और A2 जो है मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा, मॉनिटरिंग सिस्टम जो, ये क्या हो गया? सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए, सक्सेसफुल लैंडिंग और मॉनिटरी सिस्टम, जस्ट एक सेकंड इसको लिखना ही पड़ेगा नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिकेट्स सक्सेसफुल लैंडिंग, और A2 क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिकेट्स अनसक्सेसफुल लैंडिंग। अनसक्सेसफुल लैंडिंग मतलब ये अनसक्सेसफुल लैंडिंग को क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है ना? ध्यान रहे, हमने इवेंट A1 को क्या लिया कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा वो दिखा रहा है कि सक्सेसफुल लैंड कर गया रॉकेट, और A2 इवेंट को मैंने क्या लिया कि मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा दिखा रहा है कि ये अनसक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है, मतलब कहीं और चला गया है, चांद पे नहीं गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब क्या हुआ कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो रॉकेट है वो चांद पे लैंड कर गया है। कंडीशन कि सच में लैंड कर गया है वो कितना दिया हुआ है? 0.9। और यहाँ पे आइदर केस क्यों दिया है कि ये जो बता रहा है हमारा अनसक्सेसफुल लैंडिंग दिखा रहा है हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम, लेकिन सच में ये रॉकेट तो लॉन्च हुआ ही नहीं है, ये भी 0.9 है हमारा। ठीक है? सर सेकंड वाले एक और बार बताइए। सेकंड वाले एक बार बताते हैं। ये हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो लैंड कर गया है उसको डिनोट कर रहा है A1। कंडीशन ये है कि सच में लैंड कर गया है तो 0.9। दोनों में A2 दिखा रहा है, A2 मतलब दिखा रहा है मॉनिटरिंग सिस्टम में कि लैंड नहीं किया, अनसक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है वो। कंडीशन दैट कि सच में लैंड नहीं किया है, करेक्ट इंफॉर्मेशन का जो प्रोबेबिलिटी है कंसर्निंग लैंडिंग 0.9 है। दोनों केस में लैंड किया है तब भी
और लैंड नहीं किया है तब भी, ओरिजिनली लैंड किया है तब भी, ओरिजिनली लैंड नहीं किया है तब भी, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है। बड़ा आसान सी चीज है, फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर करेक्ट इंफॉर्मेशन का अगर प्रोबेबिलिटी 0.9 है तो मतलब गलत वाले का तो 0.1 होना चाहिए ना। नहीं, नहीं समझे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सारे बैच में आता है 0.1, कि सर इसका 0.1 आना चाहिए, वो बात नहीं है यहाँ पे। लैंड अगर कर गया रॉकेट, तो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आया ना, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया वो सही आया है, मतलब लैंड किया है और सही है तो 90% है। लैंड नहीं किया है तो फिर बता रहा है कि नहीं किया है, तो लैंड नहीं किया है और फिर भी मेरा जो आया है वो अनसक्सेसफुल है। यहाँ पे क्रॉस का साइन दिया, अनसक्सेसफुल। अगर ये बताइए कि आपका जो कार है, मतलब या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो रॉकेट हमने बनाया है वो बहुत सही रॉकेट है, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया मॉनिटरिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा। तो क्या होगा, अगर सच में लॉन्च किया है, मॉनिटरिंग सिस्टम सब कुछ बढ़िया है, तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा वो सही बताएगा कि हाँ लॉन्च ने किया है। लेकिन लॉन्च नहीं किया है और फिर मॉनिटरिंग सिस्टम बता रहा है कि लॉन्च नहीं हुआ है, वो अगर लॉन्च नहीं होता और बताता लॉन्च हुआ है तो होता 0.1। लॉन्च, क्लियर है सर। और किसी को डाउट है? किनको डाउट था अभी? लॉन्च किया है और मॉनिटरिंग सिस्टम बता रहा है किया है ना, तो वो सर मेरा अभी भी क्लियर नहीं समझ सर में आ रहा जीरो है। पॉइंट वन जो होता वो तो A1 ऑपोजिट में कम्प्लीमेंट से। कंडीशन एक्स का होता ना सर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वो ए उल्टा टू होता। तो ए टू तो यहाँ पे वही मतलब लेट नहीं नहीं किए है नहीं ना कि वो नहीं, नहीं ये होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम अनसक्सेसफुल लैंडिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो अनसक्सेसफुल लैंडिंग के लिए बता रहा है, अनसक्सेसफुल लैंडिंग के लिए बता रहा है। ठीक, अब देखिए A2 अनसक्सेसफुल लैंडिंग, कंडीशन की सच में नहीं लैंड किया, वो 0.9 है। अगर ऐसा होता कि अनसक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है, कंडीशन दैट कि सच में वो लैंड किया है, A2 कॉम्प्लीमेंट लेते, A2 कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता कि अनसक्सेसफुल लैंडिंग का प्रोबेबिलिटी, कंडीशन की वो सक्सेसफुल लैंड किया है, ये होता 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट मतलब सक्सेसफुल लैंडिंग हो ना होने का प्रोबेबिलिटी, कंडीशन की, कंडीशन क्या कि ना होने का, कि सच में वो लैंड किया है, तो ये हो जाता 0.1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? कल की क्लास होगी कि नहीं होगी? हमने ऑलरेडी 12 तारीख से छुट्टी का ये दे दिया है, नोटिस दे दिया है, तो कल क्लास होगी। इसका इंफॉर्मेशन अगर कोई आपको दे रहा है, इसमें तो मतलब 100% हो जाएगा। मतलब आपने जो रॉकेट बनाया है ना, वो रॉकेट और आपका जो सर ये जो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे तो जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट इंफॉर्मेशन का है ना कि 0.9 हाँ बिल्कुल। कि मतलब कि लॉन्च हुआ और जो लैंडिंग हुआ है हम्म। मतलब वो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है उस केस में 0.9 है ना। ठीक है। तो मतलब लॉन्च हुआ लेकिन मतलब बेसिकली वो लैंड नहीं किया बट हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो लैंड किया है उस केस का नहीं अभी निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्योंकि वाला, हाँ करेक्ट हाँ हाँ इंफॉर्मेशन का है ना 0.9 हाँ तो हाँ। हमें तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मतलब नहीं, कैसे उसका गलत मिला? प्रोबेबिलिटी इन्फॉर्मेशन कि कैसे गलत मिला? अब समझिए, हम समझ गए कहाँ पे डाउट हो रहा है। ये देखिए, लॉन्च नहीं किया तो क्या शो कर रहा है? अनसक्सेसफुल लैंडिंग शो कर रहा है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन हुआ। एक्स डॉट का मतलब ये तो सही है, इसलिए तो 0.9 है। उल्टा होता कि लॉन्च किया था और शो कर रहा था नहीं लॉन्च किया है, तो 0.1 होता। लॉन्च नहीं किया है और शो कर रहा होता कि लॉन्च किया है, तो 0.1 होता। लेकिन ये तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हुआ ना, कि लॉन्च हुआ, मतलब वहां पे लॉन्च हुआ है और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी सही बता रहा है, तो 0.9। नहीं हुआ है, फिर शो कर रहा है कि नहीं, तो 0.9 ही होगा ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया अभी भी? ठीक है सर। करेक्ट इन्फॉर्मेशन की बता रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी एक बार और लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर देख लीजिएगा, फिर डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। हमें बोल रहा है कि असॉर्ट इज मेड, ठीक है, लॉन्च करते हैं, सक्सेसफुल लैंडिंग इंडिकेट कर रहा है बाय द मॉनिटरिंग सिस्टम। हमारे
सिस्टम में सोच कर रहा है कि ये सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये सच में लैंड हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ अ सक्सेसफुल लैंडिंग? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि हमें क्या शो कर रहा है, सो क्या कर रहा है कि अ शॉट इज मेड एंड अ सक्सेसफुल लैंडिंग इज इंडिकेट, मतलब ऑलरेडी हैपन, मतलब सक्सेसफुल लैंडिंग A1 इंडिकेट कर रहा है, तो सच में लैंड किया है, मतलब ये फाइंड करना है मुझे। चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन थोड़ा सा लिखने करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर अगर डाउट होगा तो फिर क्लियर करेंगे इसको। लेट द इवेंट्स x A1 A2 be defined as x जो इवेंट है हमारा सक्सेसफुल लैंडिंग का है, सक्सेसफुल लैंडिंग का। और किन्हीं को डाउट है क्या, या फिर मुझे समझाने में लग रहा है मतलब प्रॉब्लम हम मेरे से हो रहा है? क्लियर है सर। और किन्हीं को, बाकी लोग भी क्लास में हैं तो जरा इन्फॉर्म करेंगे मुझे कि A1 जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो मेरा लैपटॉप है वो इंडिकेट कर रहा है। क्लियर नहीं होगा जरूर बताएंगे कि हाँ सर मुझे भी प्रॉब्लम है, तो हम कुछ और एग्जांपल लेके बताएंगे। मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिकेट्स सक्सेसफुल लैंडिंग, सक्सेसफुल लैंडिंग। और A2 जो मैंने लिया है वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हमारा, मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हमारा वो इंडिकेट्स कर रहा है, इंडिकेट्स अनसक्सेसफुल लैंडिंग, अनसक्सेसफुल लैंडिंग। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन देने का प्रोबेबिलिटी 0.9 है। बस इतना समझिएगा ध्यान से, करेक्ट इंफॉर्मेशन देने का प्रोबेबिलिटी 0.9। करेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे? रॉकेट सच में लॉन्च किया था मून पे और मेरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ लॉन्च किया है, तो ये 0.9। सच में लॉन्च नहीं हुआ वहां पे और मेरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिखा रहा है कि नहीं लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन हुआ ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है आइदर केस में। मतलब A1 मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिकेट सक्सेसफुल लैंडिंग कंडीशन कि सच में सक्सेसफुल लैंडिंग एक्स हुआ है, ये 0.9। एंड प्रोबेबिलिटी A2 मतलब अनसक्सेसफुल लैंडिंग कंडीशन कि सच में लॉन्च नहीं हुआ वहां पे, दिस इज 0.9। डन। देखिए बताइए, क्लियर है सर? यस सर, नो सर, कुछ तो बताइए आप लोग। यस सर। क्लियर हुआ आपका? किनका डाउट था या अभी भी हाँ डाउट? सर। ठीक है, नाउ अब चलते हैं वो जो फाइंड करना था। वैसे उसको ऑपोजिट तरह से सोच के भी जा सकते हैं कि सर हमें ये फाइंड करना है, और फिर इसको एक्सपेंड करते करते जो जो लगेगा इसको इक्वेशन 1 डाल के और फिर। यस सर क्लियर है फिर। चलिए नाउ एक्स प्लस एक्स बार जो होगा, लॉन्च किया नहीं किया, ये सैंपल स्पेस, द इवेंट स्पेस। देयरफॉर A1x plus A1x bar is equal to A1s. This is A1. Therefore, probability of A1 is equal to probability of A1x plus A1x bar is equal to probability of A1. ये कैसे हो गया सर? एक लाइन और इधर लिख लीजिए। That imply probability of A1x plus probability of A1x bar is equal to probability of A1. Since A1x and A1x bar आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई होप मुझे अब एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा इस चीज को। दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1x को क्या लिखा जा सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन x बार।
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। इसको सर उल्टा लिखते जा रहे हैं, फिर कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ X दिया हुआ 0.4 और A1 मतलब हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम मेरा लैपटॉप में दिखा रहा है कि हाँ लॉन्च हो गया, और सच में लॉन्च हो गया है, तो 0.9 इसको ब्रैकेट करके लिखिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। X बार लॉन्च नहीं किया 0.6, क्योंकि लॉन्च होने का प्रोबेबिलिटी 0.4 है। हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम दिखा रहा है सक्सेसफुल, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम दिखा रहा है सक्सेसफुल, लेकिन वहां पे लॉन्च नहीं हुआ है, वहां पे लॉन्च नहीं हुआ है, तो इंफॉर्मेशन क्या हो गया? रॉन्ग। करेक्ट इंफॉर्मेशन का क्या था? 0.9, तो रॉन्ग का क्या हो जाएगा? 0.1। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये हो जाएगा 936, 0.36 प्लस 0.06 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का मतलब क्या हो गया? 12 है ना? कितना हो जाएगा हर इसका? 0.42 ना, 36 6 42। अच्छा सर A1 क्यों निकाले? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इसको मिटा देंगे तो इधर हम लिख पाएंगे ना। इसको इधर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर दीजिएगा, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 X बार की जगह लिए। ये से तो ये दिख रहा है डायरेक्टली, बट फिर भी ये क्या हो जाएगा? A1 X बार। तो A1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, कंडीशन को तो छोड़ ही दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A1 कंप्लीमेंट। कंडीशन X बार तो कंडीशन में है, वो तो चलेगा ऐसे ही। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सर इसको कैसे लिखा सर? 1 माइनस 0.9 होगा। क्या बोल रहे हैं संपत? सर बोल रहे हैं कि इसको कैसे लिखा सर? सब धीरे धीरे आप लोग भूलते क्यों जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट क्या होता है? सर 1 माइनस की है। हाँ वो तो होता है, लेकिन इसमें तो सर हाँ, दोनों के माथे पे आपने इस बार मतलब कॉम्प्लीमेंट दे ये दी। तो कंडीशन है, कंडीशन है। कंडीशन क्या रोल प्ले करता है? कितना ओ, देर से ओ बताते हाँ जा रहे हैं। हाँ तो समझ इधर गया भी तो समझ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ही फाइंड कर रहे हैं, है ना? देखिए लॉन्च नहीं भी हुआ, और A1 कंप्लीमेंट मतलब A1 दिखा रहा था लॉन्च होने का, तो A1 कंप्लीमेंट लॉन्च नहीं होने का, मतलब इंफॉर्मेशन करेक्ट हो गया। तो 1 माइनस 0.9 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 0.1 हो गया ये। और वैसे भी इसको देख के समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वही बताया बाद में फिर भूल जाते हैं हम लोग रिवीजन करने के टाइम में कि अरे कैसे हो गया ये, तो साइड में ये सब छोटा छोटा चीज लिखा रहता है, तो आसानी से क्लियर हो जाता है। चलिए, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, लग रहा है रिवीजन क्लास फिर देना पड़ेगा मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ X कंडीशन, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया हम लोग, है ना? A1, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 X अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। इसको लिखा जा सकता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ X, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन X अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ X। सर इसका मतलब क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशनल A1। X का मतलब क्या है? सक्सेसफुल लॉन्च किया है। क्वेश्चन में क्या था? सक्सेसफुल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सक्सेसफुल लैंडिंग। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या दिखा रहा है? कि मॉनिटरिंग सिस्टम क्या दिखा रहा है? कि सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। मेरा लैपटॉप हमें दिखाना है कि सच में लैंड हुआ है, सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है। कंडीशन ये कि हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम भी बता रहा है कि हाँ लॉन्च हुआ है। उसकी प्रोबेबिलिटी हम किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हाँ हैं? सर सक्सेसफुल लैंडिंग होने का। लैंडिंग होने का कंडीशन ये है कि मेरा लैपटॉप दिखा रहा था कि हाँ लैंड हुआ है, ठीक ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X का वैल्यू कितना था सर? इधर 0.4, आराम से सब पुट कर लेते हैं। 0.4 इंटू A1 कंडीशन X, वो भी था हमारे पास 0.9 अपॉन, इसी के लिए ये वाला काम कर रहे थे। अगर हम पहले ये वाला काम करते तो इसको इक्वेशन 1 देते और फिर ये फाइंड करके बोलते कि हाँ ऐसे हो रहा है 0.42।
तो ये हो जाएगा 36/42, 3, हाँ, 6, 7, 6/7, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी कि सही मतलब है। डन, नोट कर लिए आप लोग? यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 34। किधर गया वो? 87 में था वो क्वेश्चन। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चांस दैट a doctor will diagnose a certain disease, उसी तरह से क्वेश्चन है ये, certain disease correctly is 60%. The chance that a doctor will diagnose a certain disease correctly is 60%. The chance that a patient will die by his treatment after, देख रहे हैं, आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस is 40%, and the chance of death by wrong diagnosis is 70%. ऑब्वियस सी बात है। A patient of the doctor, a patient of the doctor who had the a patient of the doctor who had किधर गया भाई, who had the, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। 40%, then the chance of the wrong diagnosis 40%, a patient of the doctor who had the disease, ठीक है, who had the disease dies, तो what is the probability, that the disease was diagnosis या diagnosed होगा ना करेक्टली, ये ऐसे लिख के आप लोग कंफर्म करेंगे ना? हो गया सर। सब लोग नोट कर लिए, कंफर्म करेंगे मुझे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द चांस दैट डॉक्टर विल डायग्नोस अ सर्टेन डिजीज करेक्टली 60%। कोई डिजीज है और उसको जो डायग्नोस है, जो चेकअप करते हैं ना, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह, तो उसमें जो करेक्टली दिखाने का जो चांसेस है वो 60% है। द चांस ऑफ पेशेंट विल डाई बाय हिज ट्रीटमेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 40%। मतलब ये है कि अगर सही चेकअप में क्या हुआ, कोई ऐसा बीमारी है, मिस्टर एक्स को कोई बीमारी हुआ और उसको वो चेकअप कराने गया तो सही में वो जो रिजल्ट दिखा रहा है वो उसका चांस है 60%।
अगर उस मतलब जो डिसीज आया, मतलब जो ट्रीटमेंट में आया, जो मतलब चेकअप में आया, उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट किया जाए उसको, तो 60% चांस है कि वो बचेगा, 60% चांस है कि वो मर जाएगा। ऐसा डिजीज है। सही है तब भी, है ना। वो डायग्नोसिस को देख के, अगर हम करेक्ट डायग्नोसिस है उसको देख के, हो सकता है कि डायग्नोसिस 60% था, उधर से ही गलत आया था और हमने दवा चलाना शुरू कर दिया। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स को टीबी का वो जांच में निकल के आया टीबी, और डॉक्टर ने उसको टीबी का दवा खिलाने लगे, और इसका चांस है 60% बचने का, 40% मर जाने का। ये चांस ऐसे क्यों बन रहा है? क्योंकि हो सकता है कि वो जो टीबी का रिपोर्ट लेके आया था वो तो 60% ही सही है, 40% गलत है, तो गलत वाले के हिसाब से दवा चलना शुरू हुआ, मर गया वो। सच में वो टीबी का जांच लेके आया और टीबी का इलाज चला, तो बच जाने का कितना है? 60%। क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि द चांस दैट अ पेशेंट विल डाई बाय हिज ट्रीटमेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 40%। डायग्नोसिस करेक्ट, मतलब करेक्ट डायग्नोसिस आया तो, एंड द चांस ऑफ डेथ बाय रॉन्ग डायग्नोसिस इज 70%। ठीक ना। इसको फिर से इवेंट लेके करेंगे तो फिर क्लियर होगा। अगर मान लेते हैं कि A1 ये क्या है? डायग्नोसिस करेक्टली बाय द डॉक्टर, करेक्टली। और A2 ले लेते हैं हम, पेशेंट डाइस, पेशेंट डाई करने का। तो क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, मतलब डायग्नोसिस करेक्टली आता है, डायग्नोसिस करेक्टली, वो 60% दिया हुआ है, मतलब 60/100। इधर आप पहले थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आराम से इसको 3/5। ध्यान दीजिए, अब यहां से समझने वाली है। बोला है कि एक पेशेंट मर जाता है, मतलब पेशेंट क्या हुआ? A patient, the chance of the patient will die by his treatment after correct diagnosis. Correct diagnosis मतलब condition that A1, और वो मर जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी A2। ये कितना दिया हुआ है? 40%, 2/5। ठीक ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वो क्या हो जा रहा है? बाय रॉन्ग डायग्नोसिस, वो मर जाता है, मर जाता है, इसमें भी मर जाता है, लेकिन रॉन्ग डायग्नोसिस। रॉन्ग डायग्नोसिस मतलब ये तो करेक्ट डायग्नोसिस है, तो A1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा? कितना दिया हुआ है? 70%, 70/100, मतलब 7/10। हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था हमसे कि अ डॉक्टर, ए पेशेंट ऑफ द डॉक्टर हु हैड द डाइस, मर गया वो, मतलब कंडीशन है कि वो मर गया है, मर गया है मतलब A2। प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजीज वाज डायग्नोसिस करेक्टली, मतलब करेक्टली मतलब A1। ये क्या होगा? ध्यान से आप लोग आराम से देखिए। A1 मैंने क्या लिया? A1 लिया कि जो डायग्नोसिस है वो करेक्टली मैच कर जा रहा है, मतलब डॉक्टर के द्वारा करेक्टली बताया जा रहा है। और A2 मैंने लिया कि पेशेंट मर गया, A2 मैंने लिया पेशेंट मर गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या दिया हुआ है? एक मिनट, ये गलत लिखे हैं क्या हम? कंडीशन तो लगाए नहीं इधर, इधर तो कंडीशन लगाएगा ना। 60% क्या बोल रहा है नहीं नहीं सॉरी, ये सर वो तो डायग्नोसिस। करेक्ट हाँ हाँ डायग्नोसिस हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। पेशेंट मर गया, अगर डायग्नोसिस सही था तब भी, तो वो 40%। पेशेंट मर गया, डायग्नोसिस गलत था, तो 70%। हमें फाइंड करना है कि पेशेंट मर गया ना, एट डिजीज डाई। हाँ, पेशेंट मर गया, पेशेंट मर गया है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उसका जो ट्रीटमेंट था, मतलब जो चेकअप था, वो चेकअप सही था, फिर भी वो मर गया, वो फाइंड करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? हाँ सर। सारे लोगों को क्लियर है? किसी को डाउट है तो जरूर बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट आना एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इधर सबको डाउट आता है।
चलिए, सब लोगों को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग आराम से समझ जा रहे हैं। वैसे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है सर, क्लियर है। सोल्यूशन, लेट A1 denote the event the disease was diagnosed correctly by the doctor, and A2 denote the event a patient who has the disease has, given that probability of A1 is equal to 60%, मतलब 3/5 या 60/100 करके लिख लीजिएगा, and this is equal to 3/5, and probability of A2, कंडीशन दैट कि उसका डायग्नोसिस सही था, वो दिया था कितना, 40, एक मिनट, 40%, 40%. तो 40/100 मैंने 2/5। पेशेंट A2 मतलब क्या था, A2 द पेशेंट मर गया अगर उसका जो ट्रीट मतलब जो चेकअप कराया गया था, जो टेस्ट था, वो टेस्ट गलत था। वो कितना था, 70%। 17%. ये 0.7/10। ये तो हमारा क्वेश्चन में था, ये स्टेटमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, वी आर टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, मतलब कि उसका जो टेस्ट था वो सही था, जो भी चेकअप करा के लेके आया था, वो रिपोर्ट जो लेके आया था उसका रिपोर्ट सही था, कंडीशन दैट कि वो मर गया, और A1 मतलब उसका टेस्ट जो मतलब जो भी रिपोर्ट था वो सही था, जो भी डायग्नोस किया है डॉक्टर ने। नाउ इक्वेशन बना के लिख सकते हैं इसको, A1 कंडीशन A2 इज इक्वल टू A1 A2, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 लेके जो भी फाइंड करना होगा उसको फाइंड करेंगे, जैसे इसको बताते हैं। इट व्हेन देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन A1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। अब जो है उसको पुट कर लीजिए, जो नहीं है उसके लिए ढूंढेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर, 3/5 दिया हुआ है। A2 कंडीशन A1 दिया हुआ है क्या, A2 कंडीशन A1, सर 2/5। A2 कंडीशन A1 2/5, वेरी गुड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 दिया है, ना सर। बस अब इसी के लिए हम लोग फिर इसको 1 बोल के नोट करेंगे, फिर इसके पहले वाले में पहले नोट करके काम निकाल लिए थे। ये हो जाएगा आपका 6 और अपन 25 A2। अब A2 को ढूंढने चलते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। A2 कैसे ढूंढेंगे, वही याद आ रहा है कैसे, A2 को ढूंढने के लिए, A1 plus A2 equals to S। बिल्कुल। नाउ A2 को हम लोग दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ब्रेक कर सकते हैं। A2 को कैसे कैसे, A1 A2 प्लस A1 कॉम्प्लीमेंट A2, क्या बोलते हैं आप लोग, सही ना। हाँ सर. तो बोथ साइड अगर प्रोबेबिलिटी ले ले, दैट इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 प्लस A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट और A2 कॉम्प्लीमेंट। कैसे, सिंस
A1 A2 एंड A1 कॉम्प्लीमेंट A2 आर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली सर एक्सक्लूसिव। हाँ बोलिए। सर आपने क्या इधर फिर A1 + A1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एस लिया? A1। A1 + A1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एस लिया ना, ऐसा कुछ? हाँ हाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 को क्या लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन A1, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन A1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का क्या मतलब है, A1 का मतलब कि डायगोनोसिस सही, 3/5। 3/5। A2 मर गया, डायग्नोसिस सही हुआ था बेचारे का, 2/5 प्लस A1 कॉम्प्लीमेंट डायग्नोसिस गलत, तो 40 60 40 मतलब 2/5 हो जाएगा ना, क्या बता रहे हैं आप लोग, हाँ सर। इनटू A2 मर गया, डायग्नोसिस गलत हुआ था, कितना हो जाएगा ये, मर गया डायग्नोसिस गलत हुआ था, 7/6। 7/10। 6/25 और 14/50, 12 और 14 कितना होता है, 25 दूनी 12 14 24 26/50, क्या मतलब 13/25, इसको 2 बोल देते हैं। अब हम बोलेंगे 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, the required probability is probability of A1 condition A2 is equal to 6/25 into 13/25, 6/13 आंसर। देखिए मोटा मोटी लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिए हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, वो ब्रीज गेम होता है एक कार्ड में, तो उसको आज करके आज ये हम लोग टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसको हम लोग खत्म करेंगे आज, लेकिन अभी क्लास चल रही है ना। सर ऊपर एक बार दिखाइए। ऊपर किधर, इधर से ही तो आया था ना। एकदम सर ऊपर ऊपर मतलब सॉल्यूशन का जो फर्स्ट में। हाँ हाँ, थोड़ा सा रुकिए सर। हाँ हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर एक ब्रीज गेम वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं, और अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। वैसे वैसे इतना भी टफ नहीं है कि स्किप करना पड़े आप लोग को। एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ब्रिज गेम खेला है कोई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्रिज हैंड, कोई नहीं खेला है, ब्रिज हैंड विल कंटेन, विल कंटेन एट लीस्ट 1 एस, एस मतलब वो ए होता है ना, वही इसको एस बोलते हैं। ब्रिज गेम कोई नहीं खेला इधर, क्या जुआड़ी बनेंगे आप लोग, ब्रिज गेम नहीं खेले, नोट करके कंफर्म करिएगा आप लोग। सर लास्ट वर्ड क्या लिखा 1 के बाद? 1 एस, एस मतलब वो ए होता है ना, ए ए ए ए,
4 ठो ए होता है, एक स्पेड टाइप का, एक कप का, 2 रेड 2 ब्लैक, एक स्पेड, एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब। तो एस, इसको जे को बोलते हैं क्या, जैक। के को बोलते हैं क्या, किंग। क्यू को क्वीन। तो वैसे ही ए को बोलते हैं एस। ठीक है, सप्ताह का पत्ता तो दिखाए थे आप लोग के सामने, नोट करके कंफर्म करिएगा आप लोग। हाँ सर। क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले देखते हैं ब्रीज हैंड गेम क्या होता है। तो ब्रीज हैंड गेम होता है ना, जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसको अच्छे से सफल कर दिया जाता है, और सफल करने के बाद 4 लोगों में वो बढ़ जाता है, और 4 लोग ऐसे बैठते हैं। ये कभी कभी 2 लोग साथ बैठ के भी खेलते हैं, मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं, बट ये साथ भी खेलते हैं। मतलब ब्रीज गेम हो मतलब 52 कार्ड्स 4 लोगों में बढ़ जाएगा, मतलब इसके पास 13 कार्ड्स होंगे, इसके पास भी 13 कार्ड्स होंगे, इसके पास भी 13 कार्ड्स होंगे, और इसके पास भी 13 कार्ड्स होंगे, है ना, ऐसे बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद का जो गेम है, वो गेम कैसे होता है, वो ठीक सीखना पड़ेगा। तो अभी कुछ टाइम नहीं है, बाद में कभी सीखेंगे। बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्रीज हैंड विल, ब्रीज हैंड मतलब इसको बोलते हैं एक ब्रीज हैंड, ये एक ब्रीज हैंड, ये एक ब्रीज हैंड, और एक ये ब्रीज हैंड। बोले ब्रीज हैंड विल कंटेन एटलीस्ट वन एस, एटलीस्ट वन एस, मतलब एटलीस्ट एक उसके पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। एटलीस्ट वन बोल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि 1 से 2 हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोच पा रहे हैं आप लोग। उसके पास कम से कम एक एस होना चाहिए, कम से कम एक, सर दो, किसके बाद सर? इसमें से किसी भी, ब्रीज हैंड का मतलब किसी के पास भी, इसके पास या इसके पास, इसके पास या इसके पास, सबके पास सब 13 13 कार्ड आ रहे हैं ना, 13 13, हाँ हाँ सर। 13 13 तारक सबके पास आ रहे हैं। तो बोला है कि किसी भी एक हैंड में, ब्रिज हैंड में कम से कम एक ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक ए आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कम से कम एक ए आने की प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सोचिए। कंप्लीमेंट वाला चीज सोच पा, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग किए थे वो वाले में, क्या नाम था वो, स्पेड वाला जो क्वेश्चन दिए थे आप लोग, सब लोग बहुत जल्दी आंसर बता दिए थे उसका। सिंस 13, सर चैप्टर तो ये होता है ना, हाँ, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स तो इसका 4C1। 1-4C1/13, मतलब 1-4/13 होगा क्या? 1-4/13। हाँ तब सर। कितना बोलना चाह रहे हैं ये फाइनली, नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सर गड़बड़ है एक इसमें। सर एक मतलब एक 13 कार्ड में तो एक ही एस होता है ना सर? 13 कार्ड में एक ही एस होगा, कैसे मालूम चला मुझे। 13 कार्ड्स जो एक आदमी को मिला है, उसमें से कम एक एस, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, चारों का 4 हो सकता है। सर एक भी ना होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो सर 4/13 ही होगा ना? एक भी ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/13। हाँ सर। एक भी ना होने का प्रोबेबिलिटी 4/13 कैसे हो जाएगा। सर चलिए इसको 13 कार्ड में ज्यादा से ज्यादा तो 4 ही एस जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, चल इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको, क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी निकल रहा है। सिंस 13 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम, एक हैंड में देखना है 52 कार्ड्स इन, कैसे निकालेंगे 52C13 के हिसाब से, एक हाथ में गया वेस, इट इज, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन द इवेंट स्पेस, या डाउट है तो भी बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे इसमें डाउट है, इवेंट स्पेस। अब देखिए ना, बोल रहा है कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब नहीं है। तो हम ना 2 इवेंट लेंगे, एक लेंगे कि एटलीस्ट वन एस, और एक लेंगे जिसमें नो एस। हम एक इवेंट लेंगे ए, लेट ए बी द इवेंट एटलीस्ट वन एस, and therefore
ए कंप्लीमेंट बी द इवेंट, ये क्या हो जाएगा? नो एस। देयरफॉर इवेंट ए कंप्लीमेंट will occur if and only if 13 cards can be drawn। A1 कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। कैन बी, ये क्या हो गया? कैन बी ड्रॉन किधर से? जो 4 एस है उसको निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं फ्रॉम 48 नॉन एस हैंड। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को और भी तरीका है करने का, लेकिन मुझे जो अभी समझ में आ रहा है वही हम करा रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को बहुत तरह तरह से किया जा सकता है। A1 क्या लिया हमने कि एटलीस्ट वन वन एस। A1 इवेंट क्या है? 1s एटलीस्ट। और A1 कंप्लीमेंट क्या है हमारा? नो एसेस। तो A1 कंप्लीमेंट जो है हमारा नो एसेस वाला, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? ऑकर। ये कब ऑकर करेगा? जब 13 कार्ड कैन बी ड्रॉन, 48 में से ड्रॉ करे तब। तभी तो मेरा जो नो एस वाला जो हैंड है वो मिलेगा। 48 में से अगर हम चूज करते हैं, 48 में से चूज करेंगे तभी तो मिलेगा ना। 4 को अगर एस वाले को हटा दे तो। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 48C, 48C 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एक भी एस नहीं, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे सर। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चारों का मतलब एटलीस्ट वन, चारों का चारों नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस 48C 13 अपॉन 52C 13। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सर ये चैप्टर खत्म हो गया? एक और क्वेश्चन है बाकी, अभी उसके बाद होमवर्क है। मेरे तरफ से खत्म होगा, आपकी तरफ से खत्म नहीं हुआ है अभी। आपके लोग की तरफ से होमवर्क देंगे उसके बाद, लेकिन मैंने होमवर्क मार्क नहीं किया शायद अभी। ठीक है, मार्क कर लेंगे अभी, क्या दिक्कत है। शफल कार्ड्स, एक और होमवर्क देना अभी है ना, इसी टाइप से ब्रीज हैंड वाला। मोनोटोन सीक्वेंस वगैरह करा दिए, प्रोबेबिलिटी P1 सर P2। होमवर्क ना सर अच्छे से सर पीडीएफ बना के भेज दीजिए क्वेश्चंस, ठीक है भेज देंगे सर। जैसे आप नोटिस लिखे थे। ठीक है भेज देंगे। वैसे अभी वैसे फिलहाल अभी एक चीज और पे, एक बात और पे चर्चा करनी है मुझे। कल 3 बजे से हम क्लास करा पाएंगे आप लोगों को, 3 PM से। तो अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो कर लीजिए कंटिन्यूअसली, मतलब एकदम एग्जैक्ट 3 PM पे क्लास स्टार्ट होगा, और मे बी 4-4:30 तक हम क्लास खत्म करेंगे। तो अगर क्लास अगर आप लोग करना चाहें तो कल रख देते हैं क्लास 3 PM में, क्योंकि उसके बाद 13 क्लास नहीं होगा। मे बी अगर 14 को करा पाए तो हम बता देंगे आप लोगों को मैसेज करके। 15 कोई क्लास नहीं है, 16 कोई क्लास नहीं है, 17 को भी मैंने डाउट में रखा है कि क्लास होगा कि नहीं, और 18 को। सर ये जो संडे वाला जो टेस्ट था वो क्या होगा, मतलब? देखिए हम यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, मतलब मेन बात है कि हम नहीं रह पा रहे हैं कोलकाता, हमको निकलना पड़ रहा है कहीं बाहर। तो इसलिए ये लगभग 19-20 तारीख तक थोड़ा सा आप लोग के क्लास में, ये 3 तो 100% बंद ही है, 15, 16 और 18। और ये हो सकता है 13 भी बंद ही है, मतलब ये 4 दिन तो कम्प्लीटली बंद है। 14 तो हम क्लास में भी करा सकते हैं, मैसेज खुद कर देंगे हम, और 17 को भी करा सकते हैं ये। तो कल की क्लास की क्या बोलते हैं आप लोग? कल क्लास कर लिया जाए, 12 तारीख को एक एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। वो सिर्फ स्टार्ट होगा, फिर वो 13-14 को अगर होना हाँ पड़े सर करवा दीजिए। तो कल 3 बजे से हम लोग क्लास कर लेते हैं, है ना। और होमवर्क के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोग सर को बोल रहे हैं ना सर, प्रोबेबिलिटी का ना बहुत मतलब हो गया है, मतलब अगर आप
ठीक है, तो कल मैकेनिक्स कराते तो अच्छा होता। ठीक है, कल मैकेनिक्स शुरू कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, कल मैकेनिक्स शुरू कर लेते हैं हम लोग, मैकेनिक्स 2 शुरू कर लेते हैं कल। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है ना चैप्टर 1, ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है चैप्टर 1 की सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ चैप्टर 1 की। इसको ऑलवेज रिवीजन में रखना है। हम टेस्ट में इसको रखें ना रखें, इसको ऑलवेज रिवीजन में रखना है। बस एक बार देखते रहना है इस चीज को, ये वाला क्वेश्चन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि ये वाला चैप्टर इतना दिमाग से जल्दी भागेगा ना, इतना भागेगा ना कि क्या ही बताएं, मतलब मिल्खा सिंह जैसे भागता है एकदम। तो ये वाला, बाकी आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ये मेरा पूरा मतलब भरोसा रखिए बस, कि हम नहीं प्रॉब्लम होने देंगे फिर ये चैप्टर 1 के अलावा कोई भी चैप्टर में। तो कल मैकेनिक्स 2 शुरू करते हैं हम लोग, और फिर देखते हैं आगे फिर क्या होगा नहीं होगा। चलिए। सर कल सर बोल रहे प्रोबेबिलिटी थे का ना कि क्लास है। स्टैटिक का जो मतलब लगेगा स्टैटिक 2 में, वो थोड़ा सा सर बता दीजिए। क्या आप स्टैटिक 2 में नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं ना कि पुराना वाला जो स्टैटिक था फोर्थ हाँ। सेम का, अगर वो कुछ मतलब थोड़ा बहुत लगता है तो एक बार थोड़ा बोल दीजिए। नहीं वैसा कुछ नहीं, वो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक्स का जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट देख लीजिएगा, हल्का फुल्का। फ्रिक्शन में दिखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो हम खुद बोल देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ बुक तो सर। है ही, बुक तो है ही। बुक को अच्छे से मतलब उसमें से चैप्टर वगैरह होगा वहीं से करेंगे हम लोग, बुक अगर है तो कहीं निकाल लीजिएगा। बाकी बात हम लोग कल 3 बजे करते हैं, ठीक है? चलिए। हाँ सर, हाँ सर। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट।